चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, वन शॉट यानी कि फर्स्ट चैप्टर को हम एक ही बारी में आज निपटाने वाले हैं। ऑलरेडी इसको डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, आज इसका फटाफट से हम क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये बताने वाला है हमें कहानी मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले मैनेजमेंट से ही हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। सबसे पहली बात जो आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है कि मैनेजमेंट सिर्फ एक प्रोसेस है, और जब भी हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस कोई इंडिविजुअल चीज नहीं होती है। प्रोसेस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो आपको परफॉर्म करनी पड़ती है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो मैनेजमेंट के लिए जो सबसे पहला मेन वर्ड है कि दैट इट इज अ प्रोसेस। अब ये प्रोसेस किस चीज की है? ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, यानी कि जहां पर हम खुद भी काम करते हैं और किसी और से काम करवाते भी हैं। अगर मैं एक मैनेजमेंट के अंदर हूं, आप कहते हो ना मैनेजमेंट में है, सो मैनेजमेंट कुछ नहीं है। मैनेजमेंट तो क्या है कि एक प्रोसेस है जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर रहे होते हो अपने काम को करते हुए। तो हम ये कहेंगे कि जब हम मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं सीईओ तो मुझे कोई काम नहीं करना है। अगर मैं किसी कंपनी की सीईओ भी होंगी तो मुझे खुद भी काम करना पड़ेगा, प्लस मुझे लोगों से काम करवाना भी पड़ेगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट को कहा गया दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद और थ्रू अदर्स। क्या कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे? टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमें यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली अचीव करना है। अब ये इफेक्टिवली क्या होता है? दूसरा मेन वर्ड निकल कर आया, इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना है, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज ऑन टाइम, सही टाइम पे करना है, एंड अचीविंग द गोल्स। काम हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमें गोल्स अचीव करने हैं, बट वो गोल्स अगर सही तरीके से करते हुए हम सही समय पे कर दें, मेन वर्ड है यहाँ पे टाइम। अगर टाइमली हम अपने गोल्स को अचीव कर लें तो वो इफेक्टिवनेस कहलाता है। बट वहीं पे अगर हम बात करें अगर इसके आगे चल के कि बाय एफिशिएंटली यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज, तो तीसरा वर्ड निकल कर आया एफिशिएंटली। तो एफिशिएंटली का मतलब क्या है? डूइंग द टास्क करेक्टली। आप देखो यहां लिखा है हमने डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना। डूइंग द टास्क करेक्टली, सही तरीके से करना, विद मिनिमम कॉस्ट। और इस तरीके से करना है कि कॉस्ट कैसी आए? मिनिमम आए। काम हम सभी लोग कर रहे हैं, ऐसा होता है कई बार कि दो लोग सेम काम कर रहे हैं, बट एक जो है वो बहुत ज्यादा समय लगा के काम कर रहा है, एक कम समय में काम कर रहा है और कम कॉस्ट पे भी काम कर रहा है। तो फर्क होता है, काम करने में फर्क होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको काम सही तरीके से भी करना है और सही भी करना है और मिनिमम कॉस्ट के साथ करना है। तो जहां कॉस्ट की बात आती है वहां एफिशिएंसी होता है, जहां टाइम की बात होती है वहां इफेक्टिवनेस होता है, लेकिन काम आपको दोनों में ही पूरा करना होगा। गोल्स आपको दोनों में ही अचीव करने हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या कहती है फिर? कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम भी काम करेंगे, दूसरों से काम कराएंगे भी, और इफेक्टिवली अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करेंगे, यानी कि टाइम से सही तरीके से अपने गोल्स को अचीव करेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि मिनिमम कॉस्ट के साथ। कैसे एनवायरमेंट में? बदलते एनवायरमेंट में। ठीक है, सो ये हो गया हमारी मैनेजमेंट, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। प्रोसेस समझ भी गए थे ना? प्रोसेस क्या है? द प्राइमरी फंक्शंस टू गेट द थिंग डन, यानी कि जो भी आप फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो उन्हें हमें यहाँ पे क्या बोला? प्रोसेस। कितने फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के? 5। यहाँ पे उन्हीं 5 फंक्शंस की बात हो रही है। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, अब आते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हमें ये बताएंगे दैट आई एम कंटिन्यूअसली ग्रोइंग फॉर माय पैशन, ड्रीम्स एंड गोल्स। ठीक है, जहां पर आई क्या है हमारे पास? इंटेंजिबल फोर्स। एम क्या है? मल्टी डायमेंशनल। और मल्टी डायमेंशनल में भी 3 चीजें आती हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जी है हमारे पास ग्रुप एक्टिविटी, पी है हमारे पास परवेसिव, डी है डायनामिक फंक्शन और जी है गोल ओरिएंटेड। अब आई इंटेंजिबल फोर्स क्या कहता है? क्या आप मैनेजमेंट को देख छू सकते हो? वो एक प्रोसेस है, आप उसे देख छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर हम कहते हैं कि जब बहुत देर तक सामान नहीं आता है, आपको बहुत वेट करना पड़ता है, आप कहते हो यहाँ की सर्विस अच्छी नहीं है या यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कहते हो ना? दैट मीन्स आपने वो फील किया। कैसे? कि उनकी जो सर्विस थी वो सही नहीं चल रही थी। इससे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मैनेजमेंट सही है या नहीं है, ये कैसे फील होता है? अगर गोल्स टाइम से अचीव ना हो, बहुत ज्यादा क्योस चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि बहुत लड़ाई झगड़ा मतभेद चलते रहते हैं, एम्प्लॉयज खुश नहीं है, तो इन सब चीजों को देखकर हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट सही नहीं है। और अगर ये सब चीजें अच्छी चल रही है इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है। मल्टी डायमेंशनल है,
कैसे? 3 चीजें हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि आपको ये देखना है कि काम करना क्या है। अगर आपने मैनेजमेंट की प्रोसेस को शुरुआत किया है तो कोई काम के लिए ही किया होगा ना, कुछ तो आपके माइंड में एक सोच होगी ना कि ये मुझे काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप डिसाइड करते हो कि आपको करना क्या है, आप उस चीज को मैनेज करोगे, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, आपने ये सोच लिया ना कि आपको करना क्या है, कैसे कराना है, किससे कराओगे, लोगों से। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को हैंडल करना ना सबसे बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं, जिनको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। तो 2 तरीके से मैनेज किया जाता है। कैसे? एक तो होता है डीलिंग विद द पीपल इंडिविजुअली, यानी कि आ जाओ साइड में, आ जाओ साइड में, आ जाओ इंडिविजुअली, माँ बाप की सबकी प्रॉब्लम एक एक करके 1 to 1 सॉल्व करेंगे। दूसरा, डीलिंग विद द पीपल एज अ ग्रुप, एक ग्रुप में रहकर हम लोग सबके साथ डील कर रहे हैं, तो 2 तरीके से हमें अपने लोगों के साथ डील करना है। तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, आपने काम सोच लिया, लोग मैनेज कर लिए कि उनसे काम कराना कैसे है, उसके बाद आप काम कर रहे हो, आप ट्रांसलेट कर रहे हो इनपुट को आउटपुट में बाय यूजिंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक। थर्ड, कंटिन्यूस है, मैनेजमेंट कभी रुकेगा नहीं। मैनेजमेंट एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है जो कभी भी रुकेगी नहीं। जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जब तक उसकी लाइफ है, तब तक मैनेजमेंट है। ग्रुप एक्टिविटी है, अकेला बंदा करता है क्या मैनेजमेंट? एक ही है क्या मैनेजमेंट में? नहीं, मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रुप होता है पूरा, एक साथ मिलके लोग यहाँ पर काम करते हैं। लोगों के अलग अलग एफर्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स होते हैं, जिसको एक साथ लेकर आया जाता है, ठीक। परवेसिव है, सब जगह है। एक मैनेजर जापान में क्या करता है, जर्मनी में क्या करता है, इंडिया में क्या करता है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन काम सभी वही कर रहे हैं। क्या? मैनेजिंग एन एंटरप्राइज। जिस तरीके से एक स्कूल को मैनेज किया जाता है, उसी तरीके से एक पेट्रोल पंप, एक हॉस्पिटल को मैनेज किया जाएगा। तो मैनेजमेंट को करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट की प्रोसेस सब जगह एक जैसी है, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल है। डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है, मैं डायनामिक को बोलती हूँ गिरगिट। गिरगिट की प्रवृत्ति क्या होती है कि वो जहां बैठता है वैसा हो जाता है, उसी कलर का होता है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है मैनेजमेंट भी, कि जैसा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमें खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम समय के अनुसार नहीं बदलेंगे तो हम लंबे समय तक टिक नहीं सकते मार्केट में। हम सोचे हम अपने पुराने तरीके से बिजनेस को करते रहें तो नहीं चलेगा। आपके अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बदलना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा उन चेंजेस को जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं। गोल ओरिएंटेड है, बिना गोल के कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। When there is a goal, then there will be a management. Goals are the basic reason for the existence of the management. कि अब देखो, आपने कोई एक फैक्ट्री ली है, तो उस फैक्ट्री को लेने के पीछे आपका कोई कारण होगा, क्यों लिया आपने। एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। हॉस्पिटल खोला गया तो भाई पेशेंट को ट्रीट करना है। स्कूल है, बच्चों को एजुकेशन देनी है। तो यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने एक गोल है जिसके लिए आपने उसको एस्टैब्लिश किया है, और इसलिए वहां पे मैनेजमेंट चल रहा है, ठीक है। डायनामिक का मतलब होता है चेंज, कि जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा, यानी कि आपके आसपास का माहौल चेंज होगा बिजनेस का, आपको खुद को बदलना होगा। आप एक मोबाइल फोन कंपनी हो, आप पहले कीपैड वाले फोन बनाते थे, अब आपने देखा कि एंड्रॉयड आए, आपने एंड्रॉयड बनाने शुरू कर दिए। आपने देखा कि सेल्फी वाले फोन आए, आपने सेल्फी वाले बनाने शुरू कर दिए। यानी कि वक्त के अनुसार आप खुद को बदल रहे हो, वो है डायनेमिक, ठीक है। तो ये 7 हमारे पास फीचर्स हैं मैनेजमेंट के, ठीक। उसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए दीदी पैग, हाँ दीदी पैग पी लो, या पैग पी लेते हैं, ठीक है। चलो फिर ही करेंगे मैनेजमेंट, फिर तो बहुत है ना, पी लेते हैं क्योंकि जब पी लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा फिर मैनेजमेंट, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 5 इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, जिसके अंदर सबसे पहले डी है डायनामिक के लिए, फिर ये डी है डेवलपमेंट के लिए, पी है पर्सनल के लिए, ई है एफिशिएंसी के लिए, और जी है हमारे ग्रुप गोल्स के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से पढ़ के आए हम अभी कि मैनेजमेंट डायनामिक है। तो क्योंकि मैनेजमेंट डायनामिक है तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनामिक बनाता है। अब होता है ना कई बार किसी के घर में जो पेरेंट्स होते हैं, अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा मॉडर्न है या फिर बहुत ज्यादा जॉली नेचर के हैं, तो आगे बच्चा भी उस हिसाब से होता है ना, क्योंकि वो जिस माहौल में रहता है वो उसी माहौल में अपने आप को ढाल लेता है। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा है कि आपका मैनेजमेंट ही डायनामिक फंक्शन है। तो जब आप मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हो तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हो, वहां पे काम करने वाले लोगों की हेल्प करते हो कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमें उन्हें अडेप्ट करना है और कॉम्पिटिटिव एज को मेंटेन करना है, यानी कि जो कंपटीशन है उसको फेस करने लायक बनना है। आप पुराने तरीके से चलते रहोगे तो मार्केट के कंपटीशन को फेस नहीं कर पाओगे। एक वो बच्चा जो थोड़ा दबा दबा
रहता है और एक वो बच्चा जो कॉन्फिडेंट होकर रहता है, तो आगे कौन बढ़ पाता है ज्यादातर? कॉन्फिडेंट वाला ना। क्यों? क्योंकि वो उस माहौल में रहना उसने सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जो हमारा मैनेजमेंट है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैसे? अभी हम जब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे तो ये जो सोशल ऑब्जेक्टिव जो आप यहाँ बातें पढ़ोगे वो सारी यहाँ कवर हो जाएंगी कि हर एक मैनेजमेंट अपनी सोसाइटी के लिए काम करता है। कैसे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करके रीजनेबल प्राइस पे, फाइनेंशियल सपोर्ट देकर, बेसिक अमेनिटीज देकर अपने एम्प्लॉयज को, जैसे कि रेंट फ्री हाउस दे दिया है, उनके बच्चों को एजुकेशन दिलवा दी है, हाँ, कन्वेंस फैसिलिटी दे दी। तो इस तरीके की चीजें देकर आप सोसाइटी का डेवलपमेंट कर रहे हो। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो यार, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके बारे में सोचो। बट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? वो कहता है देखो, अगर 1000 यूनिट बना दी तो प्रमोशन हो जाएगा। 1000 यूनिट बनना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसको बनने के बाद प्रमोशन मिलना एम्प्लॉय का पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। तो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से तैयार करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते करते पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर जाए। तो मैनेजमेंट मदद करता है अपने एम्प्लॉयज की कि आप कैसे अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एक मैनेजर अपने पांचों फंक्शंस को, कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को इस तरीके से परफॉर्म करेगा कि मिनिमम कॉस्ट के साथ मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर जाएगा। और जहां मिनिमम कॉस्ट की बात आती है वहां एफिशिएंसी होती है। हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। भाई ये ग्रुप एक्टिविटी है, तुम अकेले अपना ऑब्जेक्टिव यहाँ अचीव करने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए आए हो। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक डिपार्टमेंट अपना गोल नहीं अचीव करेगा, सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने ग्रुप गोल्स अचीव करेंगे, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा, जब सब लोग काम करेंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट मदद करता है कि ग्रुप गोल्स अचीव हो पाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव हैं। एक के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में सोचती है, फिर दूसरे में ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में सोचती है, तीसरे में ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज के बारे में सोचती है। तो तीनों के बारे में सोचना है, और वही 3 हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है। जब हम बात करते हैं ना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसे वही बोलते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में सोचता है ना, तो सबसे पहले वो अपने सर्वाइवल के बारे में सोचता है। सर्वाइवल मतलब इतना पैसा तो कमा लूं जितना मैंने लगाया है, यानी कि जब आपके रेवेन्यू आपके कॉस्ट के बराबर हो तो हम सर्वाइव कर रहे हैं। बट सर्वाइवल से काम थोड़ी चलेगा। हम बिजनेस में आए हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं ना, तो अगला टारगेट प्रॉफिट होता है फिर। और प्रॉफिट कब होगा? जब आपके रेवेन्यूज आपकी कॉस्ट से ज्यादा हो जाएंगे। बट सिर्फ प्रॉफिट से भी काम नहीं चलेगा, हम तो लालची हैं, हमें चाहिए ग्रोथ। आज 100 कस्टमर के साथ हैं, कल 1000 के साथ, 10,000 के साथ हमें आगे बढ़ना है। आज 1 ब्रांच खोल रखी है, कल 2 से 3 ब्रांचेस खोलनी है। तो यहाँ पर हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन सेल्फिश है, वो अपने बारे में सोच रहा है। जब वो अपने बारे में सोच लेता है, उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के लिए काम करना है। और यहीं पे ये जो हमने यहाँ पढ़ा ना, बिल्कुल सेम पॉइंट वही यहाँ पर भी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना एट रीजनेबल कॉस्ट, इको फ्रेंडली मेथड्स यूज करना प्रोडक्शन के, बेसिक अमेनिटीज दे दो अपने एम्प्लॉयज को जो काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी दे दो, अच्छी वर्किंग कंडीशन दे दो, उनको रेंट फ्री घर दे दो रहने के लिए। तो इस तरीके के काम करके भी आप अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव अब होते हैं 3 तरीके के। कौन कौन से? एक, एज एन एम्प्लॉय आप 3 चीजों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढते हो। क्या? पहली नीड फाइनेंशियल नीड है आपकी, दूसरी आपकी सोशल नीड है, तीसरी आपकी हायर लेवल ऑफ नीड है। फाइनेंशियल नीड, मैंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया पैसों के लिए, तो मुझे चाहिए सैलरी और पर्क्स, PERKS यानी कि इंसेंटिव्स। सोशल नीड, मुझे पहचान चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एक मतलब मैं जो भी काम करूं मुझे उसकी पहचान मिले, ग्रुप में मेरा एक अलग नाम हो, तो वो चाहिए मुझे। पीयर रिकॉग्निशन कहते हैं इसे, PEER, पीयर रिकॉग्निशन। थर्ड, हायर लेवल ऑफ नीड्स, जहां पर मुझे चाहिए प्रमोशन, अपने करियर का डेवलपमेंट। तो ये 3 नीड्स जब पूरी हो जाएंगी हमारे एम्प्लॉयज की, तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा। तो ये मैनेजमेंट को देखना है कि उसको रिकंसाइल करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि हमारा मैनेजमेंट कैसा है? आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। हम इन तीनों में किस कैटेगरी में अपने मैनेजमेंट को डालेंगे, हमें वो सीखना है। ठीक है, बेसिकली कॉमर्स हर जगह है, बिना कॉमर्स के कुछ नहीं है। सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले समझते हैं कि आर्ट क्या है। आर्ट एक कला है। कला, आप किसी चीज को कला कब कहते हो? देखो कोई भी चीज है,
जिसको हम कला कह रहे हैं। आप कहते हो कि आप डांस अच्छा करते हो, आप गाते अच्छा हो, आप खाना अच्छा बनाते हो, आप पेंटिंग अच्छी करते हो। जब भी हम आर्ट बोलते हैं तो आर्ट बच्चे ना ड्राइंग से रिलेट कर जाते हैं उसे, बट आर्ट सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है। ये जितनी भी चीजें मैंने अभी बोली ना, एक पोएट है तो वो भी क्या है यार, वो उसकी भी आर्ट है, वो कला है। यानी कि इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है, स्किल्स। तो जब भी बात होती है स्किल्स की तो वो एक आर्ट है। तो अगर केस स्टडी में कभी ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के लिए आता है तो आपको स्किल्स ढूंढना है। अगर आपको स्किल्स मिल गए तो दैट मीन्स वो कॉन्सेप्ट किस चीज का है, आर्ट का है। ठीक है, अब किसी भी चीज को अगर हम आर्ट कहते हैं तो उसके अंदर ये 3 फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जितनी भी आर्ट होती है उन सभी में थ्योरी भी होती है। अब आप ये मत सोचो कि कोई डांसर है तो उसके अंदर कोई थ्योरी नहीं है, उन्होंने भी पढ़ा होगा कभी, अगर उन्होंने प्रॉपर एक कोर्स करा होगा कोरियोग्राफी का, तो उनको भी पढ़ा है कोरियोग्राफर का, तो उन्होंने ये पढ़ा होगा कि भाई ये डांस फॉर्म्स कितने तरीके की हैं, कहाँ से आई हैं, पहले क्या होता था, अब क्या होता है, ये सब में है। आपके 12th क्लास में भी एक सब्जेक्ट है पेंटिंग और उसका पेपर होता है 30 मार्क्स का। तो क्या थ्योरी नहीं है उसमें? थ्योरी है उसमें भी। सेकंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। लेकिन हर पर्सन का अपनी आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने का तरीका अलग अलग होता है। आज मैं गाना गाऊंगी, मैं अलग ही बेसुर लगाऊंगी, आपसे कहूंगी आप गाओ तो आप भी एक अलग बेसुरा सुर गाओगे। तो मतलब हम सभी अपनी अपनी आर्ट को अपने अपने तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एक जो सिंगर है वो बाथरूम सिंगर होता है सबसे पहले, है ना, यानी कि वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा भाई उतनी क्रिएटिविटी आएगी। अगर मैं भी आज पढ़ाना छोड़ दूं और मेरे को 5 साल बाद कोई कहे ना कि अब आप पढ़ाओ, तो भाई मुझे पढ़ना पड़ेगा पहले। 5 साल तक अगर मैंने अपनी इस आर्ट को इस्तेमाल नहीं किया तो मैं भी भूल जाऊंगी। तो प्रैक्टिस करूंगी लेकिन वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आर्ट के 3 फीचर हैं। अब मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो क्या मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज है तभी तो पढ़ रहे हैं, नहीं होती तो पढ़ना क्यों पड़ता है इतना सारा। तो मैनेजमेंट में तो है थ्योरेटिकल नॉलेज। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हर एक मैनेजर जब मैनेजमेंट की प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा होता है ना तो वो अलग अलग तरीके से करता है। मैंने भी क्या बोला था आपको फीचर में कि एक मैनेजर क्या इंडिया में करता है, क्या जर्मनी में करता है, क्या जापान में करता है, वो अलग अलग हो सकता है लेकिन काम वही कर रहा है। यानी कि अलग अलग हो गया ना, तो हर एक मैनेजर बिजनेस प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व करता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। भाई वो डे टू डे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। जब एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसके सामने हर एक दिन एक नया चैलेंज आता है, तो वो प्रैक्टिस ही तो कर रहा है, और जैसे जैसे वो काम करता जा रहा है वो चीजों को सीखता जा रहा है। तो मुझे तो ये तीनों फीचर मैनेजमेंट में दिख रहे हैं। सो मैनेजमेंट इज आर्ट और नॉट? यस। सो इसको हम हरी झंडी दिखा देते हैं कि यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब आते हैं साइंस पे। तो पहले साइंस को समझे। जब बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज साइंस, साइंस इज अ सब्जेक्ट, साइंस इज अ स्ट्रीम, बट नहीं, किसी भी चीज को अगर हम साइंस कह रहे हैं तो साइंस होता है सिस्टमैटिकली। साइंस हर चीज को प्रूफ करता है। अगर आप कहते हो कि ये लॉ है तो उस लॉ को लेबोरेटरीज में या फिर डिफरेंट कंडीशन में टेस्ट किया गया है, उसके ऊपर आउटकम्स निकाले गए हैं अलग अलग जगह पे, और सब जगह आउटकम सेम निकला है। तो साइंस ने हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो साइंस क्या है? एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ और लॉज, जो हमें सच्चाई बताता है कि क्या है। अब साइंस के फीचर्स क्या है? पहले तो हमने पढ़ ही लिया, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्यों? यहां है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। तुम्हारा एक बहुत प्यारा रिश्ता था किसी के साथ, ठीक है, दिल टूटा, तुम डिप्रेशन में गए। दिल टूटना इज कॉज, डिप्रेशन इज इफेक्ट। तो यहां भी साइंस है, देखो कि कॉमर्स और साइंस का मेलजोल हुआ था ऐसा। ठीक है, तो साइंस के ना हर एक चीज में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। दूसरा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस की हर एक चीज एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। साइंस की अपनी एक वोकैबुलरी होती है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्या जो साइंस हम पढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर, क्या जापान के बच्चे कुछ अलग साइंस पढ़ रहे होंगे? जो लॉ हम पढ़ रहे हैं ना, लॉ बदले नहीं है, वो सब जगह सेम ही पढ़ाए जा रहे हैं और सबका इफेक्ट सब जगह पर सेम होता है। तो हर जगह इसको अपनाया जाता है, हर जगह इसकी वैलिडिटी है। अब मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो क्या मैनेजमेंट भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है? क्या मैनेजमेंट में भी कॉज और इफेक्ट है? बिल्कुल है। एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, बहुत सस्ता सा प्रिंसिपल बता रही हूं। काम को अगर बांटोगे सही तरीके से लोगों के स्किल्स के अकॉर्डिंग तो स्पेशलाइजेशन मिलेगा। काम को बांटना इज कॉज और उससे मिलने वाली स्पेशलाइजेशन इज इफेक्ट। तो मैनेजमेंट के अंदर भी कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो पहला फीचर तो है। दूसरा, क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को भी टेस्ट के बेसिस पे इवॉल्व किया गया? यस। हमारे जो 2 महान लोग हैं जिनके बारे में अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, फेयोल और टेलर, उन लोगों ने भी ना रातों रात डेवलप नहीं करे थे प्रिंसिपल्स। उन्होंने भी कुछ ऑब्जर्वेशंस किया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में गए, तब जाके एक आउटकम निकल कर आया। बट देयर इज अ प्रॉब्लम।
साइंस के हर एक चीज का जो रिजल्ट था वो कॉमन था हर जगह पर, बट ऐसा मैनेजमेंट में नहीं हुआ। अगर मैंने डिवीजन ऑफ वर्क एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में लगाया तो उसका इंपैक्ट मुझे वहां ज्यादा दिखा, वहां मुझे दिखा कि हाँ डिवीजन ऑफ वर्क से कुछ हुआ है। बट यही काम जब मैंने एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में किया, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां मुझे उसका इफेक्ट इतना दिखा नहीं। तो दैट मीन सेम चीज का इफेक्ट मुझे अलग अलग दिख रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से मैनेजमेंट में नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्सल वैलिडिटी, तो क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को हर जगह वैलिडिटी मिली हुई है? नहीं। सो क्योंकि यहाँ पे आउटकम सेम नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ना फ्लैक्सिबल होते हैं, यानी कि उनको आप बदल सकते हो एज पर द सिचुएशन। तो इसीलिए ये वाला जो हमारा क्राइटेरिया है वो भी हमें मैनेजमेंट में देखने को नहीं मिलता। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि मैनेजमेंट क्या प्योर साइंस है? नहीं। मैनेजमेंट के लिए कहा गया दैट मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, यानी कि ये साइंस से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है और साइंस के बहुत ज्यादा पास भी नहीं है। ये सॉफ्ट साइंस है। कैसी है? बड़ी सॉफ्ट सी है साइंस। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसी नहीं है, बट हाँ उसके जैसी कुछ कुछ चीजें इसके अंदर है। थर्ड, प्रोफेशन की बात करें, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? पहली बात तो प्रोफेशन क्या होता है? मैं कह दूं मैं आज डॉक्टर हूं, आप मान लेते हो? कोई भी आके कह दे आपको आप डॉक्टर, आप मान लोगे? जब आप किसी के क्लिनिक पे एंटर करते हो ना, आपका ध्यान उसके बोर्ड पे जाता है, आप देखते हो उसकी डिग्री देख के आप बताते हो ना कि ये एक डेंटिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट है। कैसे? आप उसकी डिग्री देख रहे हो ना, यानी कि वो एक स्पेशल फील्ड में एंटर हुआ, उसने एक स्पेशल नॉलेज एक्वायर करी, तब आप उस चीज को प्रोफेशन कह रहे हो। सो प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन विच इज बैक्ड बाय और यू कैन से सपोर्टेड बाय सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज। किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए आपको एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। अब प्रोफेशन के अंदर क्या बातें हैं, ये वेल डिफाइंड है। मुझे अगर डॉक्टर बनना है ना, तो मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर प्रोफेशंस को पढ़ाया जाता है, प्रोफेशंस के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप एंटर करते हो, चाहे वो डॉक्टर, लॉयर, कुछ भी हो। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, नीट का एग्जाम दोगे, नीट का एग्जाम देना है, इतना बड़ा स्कैम हुआ अभी पीछे, उसके पीछे इतनी कहानी हुई, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। वो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कैसे हो सकती है? किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो सकती है, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जिसके थ्रू किसी भी प्रोफेशन के अंदर जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसे नहीं कि आपको कोई सर्टिफिकेट हो सकता है कि आपको पहले सबमिट कराना होता तो ये आप एंट्री ले सकते हो। तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है हर प्रोफेशन के अंदर। हाँ, उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन, आप जब भी किसी प्रोफेशन में एंटर करते हो ना, तो उनके लिए एक एसोसिएशन यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन है जो उस प्रोफेशन के रूल्स और रेगुलेशन बताता है। जैसे कि अगर आप एक लॉयर बनते हो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है हमारे पास, आप चार्टेड अकाउंटेंट बनते हो तो हमारे पास ICAI है, आप उनके मेंबर्स बनते हो जो आपको ये बताते हैं कि व्हाट आर द नॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ टू बिहेव इन अ प्रोफेशन। जब कोई डॉक्टर बनता है उससे ओथ दिलवाई जाती है कि आपके लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? पेशेंट है। ये नहीं कि आपका लंच टाइम हुआ, लंच में था शाही पनीर और पेशेंट आ रहा है कि डॉक्टर साहब खून निकल रहा है, अभी रुक जा, शाही पनीर खा लो पहले। हाँ, तो पहले क्या करना है भाई? उठना है, पहले उसको ट्रीट करना है। ठीक है, उसके बाद सर्विस मोटिव, जितने भी लोग हैं प्रोफेशन में वो सर्विस दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, और दे आर नॉट द सैलरीड पीपल, फी चार्ज करते हैं। ठीक है, बट अब हम मैनेजमेंट को अगर इससे कंपेयर करें तो पहला तो ठीक है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी, सारी चीजें जो है वो वेल डिफाइंड है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में मैनेजमेंट को पढ़ाया जाता है, बहुत सारी बुक्स हैं जो मैनेजमेंट के ऊपर लिखी गई हैं। उसके बाद एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ एरियाज में है, कुछ एरियाज में नहीं है। मैनेजमेंट की हर फील्ड में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। एंट्री क्या है हमारे पास? रिस्ट्रिक्टेड नहीं है मैनेजमेंट के अंदर, कहीं है और कहीं नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो मैनेजमेंट के रूल्स बताता है। एक हमारे पास ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, बट वो कोई ऐसा प्रोफेशनल बॉडी नहीं है कि जिसको हम कह सके कि हाँ ये मैनेजमेंट के लिए है। आप चाहो तो उसके रूल्स फॉलो करो, चाहे तो नहीं फॉलो करो, ऐसे मैंडेटरी नहीं है। तो ये वाला क्राइटेरिया भी नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, जब प्रोफेशनल एसोसिएशन ही नहीं है तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट डिवाइस कौन करेगा, कौन बनाएगा? वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करोगे एज अ मैनेजर, एज एन एम्प्लॉय, तो वो उनके अपने अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उनका अपना बताने का तरीका है कि आपको ऐसे रहना है। सर्विस मोटिव, हाँ एक मैनेजर भी अपनी सर्विस दे रहा है, बट एक मैनेजर से फीस चार्ज कर रहा है अभी आप फिलहाल ये नहीं कह सकते। बहुत सारे मैनेजर सैलरीड भी हैं, ठीक है, सैलरी पे भी काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रोफेशन की कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, फुल फ्लेज्ड तो नहीं है, नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, बट यस
इट इज बिकमिंग अ प्रोफेशन, सूनर और लेटर इट विल बिकम अ प्रोफेशन, धीरे धीरे ये भी प्रोफेशन बन जाएगा, बट अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, the very important topic of this chapter, again the paper leak question, coordination, 100% पेपर लीक क्वेश्चन। लास्ट ईयर केस स्टडी आई थी, इस साल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई वाले लिख लो। सो अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। बिल्कुल ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, इसको छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन, और इसमें एक ऐसी प्यारी बात बताऊंगी तुम वैसे भी नहीं छोड़ोगे। कोऑर्डिनेशन क्या कहता है? कोऑर्डिनेशन मतलब होता है सिंपल सी बात, तालमेल। तालमेल कैसे बनेगा? जब एकता आएगी, मतलब एकता के साथ चलेंगे आप, मतलब यूनिटी के साथ चलेंगे, ठीक है। हार्मोनाइज करेंगे, हार्मोनाइज मतलब एक साथ चलना है, एक टाइम पर चलना है, यानी कि यार हम तुम साथ हैं पर तुम पहले भाग गए, दूसरे वाला पीछे अभी चलता जा रहा है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले ने खूब बढ़िया तरीके से मार्केटिंग कर दी, रेडी है वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के साथ, सेल्स वाले भी काम कर ही रहे हैं, प्रोडक्शन वाले अपना काम कर रहे हैं। अरे भाई उनके साथ साथ चलना है, आपको एक साथ चलना है, एक टाइम पे चलना है और सिंक्रोनाइज करना है। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है? एक ऑर्डर मेंटेन करना होता है, एक ऑर्डरली वे में भी काम करना होता है आपको, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन को कहा गया कि ये क्या करता है? यूनिफाइज करता है, हार्मोनाइज करता है, सिंक्रोनाइज करता है। किसको? इंडिविजुअल एफर्ट्स को, ताकि हर एक एफर्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ जाए। दूसरी चीज, इट इज जस्ट लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड, जैसे कि एक फूलों की माला में एक धागा होता है जो सारे फूलों को पिरोए रखता है, कि अगर धागा टूट जाएगा तो जो फूल है वो बिखर जाएंगे। इसी तरीके से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पिरोए रखता है, हर एक फंक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। ये बाइंडिंग फोर्स है, बाइंडिंग मतलब बांधे रखता है, सबको जाने नहीं देता कहीं। हर एक आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद फीचर्स के लिए सी द प्राइड, ठीक है, गर्व महसूस करो। कैसे? कॉन्टिन्यूस है ये, कोऑर्डिनेशन कभी खत्म नहीं होगा। आप काम करोगे, साथ चलोगे तो कोऑर्डिनेशन, तालमेल बनाए रखना है। उसके बाद पी है परवेसिव, कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे काम करता है, हर जगह, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरीके का काम है, आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक मैनेजर की, एक टॉप लेवल वाला कोऑर्डिनेट करता है मिडिल लेवल के साथ, मिडिल लेवल वाला कोऑर्डिनेट करता है टॉप एज वेल एज लोअर लेवल के साथ। इट इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स, ये क्या करते हैं? सभी ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ लेकर आते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट मतलब कि एक दूसरे में ये होता है ना, एक क्या बता देते हैं उसको, लिंक, एक लिंक बनाता है ये सभी ग्रुप एफर्ट्स के बीच में, कि देखो यार सबको एक साथ चलना है, तो सबके एफर्ट्स में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। डेलिब्रेट फंक्शन है, डेलिब्रेट मींस विलफुली, अपनी इच्छा से कोऑर्डिनेशन होता है। तालमेल ना अपनी इच्छा से ही किया जा सकता है। तो कोऑर्डिनेशन के साथ आता है कॉपरेशन। कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन दो अलग अलग चीजें हैं, बट दोनों हमें कैसे चाहिए? साथ में चाहिए, ठीक है। एंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन, ये सभी के एक्शंस में भी यूनिटी लेकर आता है। ये देखता है कि यार जैसा हमने सोचा था वैसे हम काम कर रहे हैं, हम सभी काम कर रहे हैं, बट क्या हम सभी के काम में यूनिटी है? तो कोऑर्डिनेशन उस चीज को भी इंश्योर करता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस के लिए SGF, सो मेनी गर्लफ्रेंड्स, तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके बीच में भी क्या चाहिए हमें? कोऑर्डिनेशन, ठीक है। वो देखिए ना कपिल शर्मा की, किस किस को प्यार करूं, एक ही फ्लोर में होती है फिर सारी, कोऑर्डिनेशन, फ्लैट में एक अलग अलग फ्लोर्स पे, तो भाई कोऑर्डिनेशन है, सो मेनी गर्लफ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास स्पेशलाइजेशन, आज का जो जमाना है ना वो स्पेशलाइजेशन का जमाना है। हर किसी को चाहिए कि यार हमें तो बढ़िया तरीके से काम कराना, स्पेशलिस्ट से कराएंगे। तुम अपने घर में छोटी सी पार्टी भी करते हो ना, उसके लिए तुम्हें केटरर्स बुक करने होते तो बढ़िया से बढ़िया ढूंढते हो ना स्पेशलिस्ट, क्योंकि उस काम में, नहीं तो बैठ जाओ खुद ही हलवाई बन के, खुद हलवाई बन के तो नहीं बैठते ना, क्या करते हो? बाहर से एक स्पेशलाइजेशन वाला बंदा लेते हो। तो आज का जमाना स्पेशलाइजेशन का है। अब क्या होता है कि घर में ना सपोज करो कोई मीटिंग हो रही है और सारे तुमने बड़े बड़े बुजुर्ग बिठा दिए। अब सारे बुजुर्ग सोचते हैं कि यार हम तो बहुत ही एक्सपीरियंस वाले हैं, अब दादा कुछ कह रहे हैं, दादी नहीं मान रही, तुम्हारे कजन दादा बैठे हैं, वो बड़े वाले की नहीं मान रहे, छोटे वाले की नहीं मान रहे। क्यों? सबको लगता है कि यार हम सभी एक्सपर्ट हैं। अब जब उनके बीच में, उनके सजेशंस में, उनके डिस्कशन में जब तक यूनिटी नहीं आएगी, कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा, तब तक ये घर का डिसीजन ही नहीं लिया जाएगा। म्यूजिक शो देखते हो, सारेगामापा जैसे डांसिंग शोज होते हैं, ऑडिशन होते हैं। अब उसमें एक कंटेस्टेंट को सिलेक्ट करने के पीछे का क्राइटेरिया क्या है? कि तीनों जजेस जो हैं जो एग्री करने चाहिए, तभी वो मुंबई आएगा। अब उसमें एक अड़ के बैठ जाता है तो क्या डिसीजन ले पाएंगे? नहीं। सभी कहते हैं कि हम तो सारे स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने फील्ड के अंदर। तो यही तो बात है कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन चाहिए, उन एक्सपर्ट्स, उन स्पेशलिस्ट के ओपिनियंस में, सजेशंस में, तभी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन लिया जाएगा। ग्रोथ इन साइज, कहानी तब खराब होती है जब लोग, भीड़ बढ़ती है,
एक घर में सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा था, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, लड़ाई झगड़े ज्यादा कहाँ होते हैं? क्यों? लोग ज्यादा है ना। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन अपने साइज में बढ़ता है तब कोऑर्डिनेशन चाहिए, तालमेल चाहिए। क्यों? क्योंकि हर कोई एक अलग मेंटल स्टेट का है, उसका बिहेवियर अलग है, वैल्यू सिस्टम अलग है, क्वालिफिकेशन लेवल अलग है, कि अलग बैकग्राउंड से आया है, कल्चर अलग है, लैंग्वेज भी अलग हो सकती है। तो ऐसे में हमें चाहिए कोऑर्डिनेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शांति बनी रहे। उसके बाद फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, तभी तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर इन डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना तो गोल अचीव नहीं होने वाला। प्रोडक्शन वाला जब तक बताएगा नहीं सेल्स वाले को कि क्या रेडी है, तब तक वो किस चीज की तैयारी करेगा? सेल्स वाला बताएगा नहीं कितनी यूनिट्स है, वो मार्केटिंग किस चीज की होगी? फाइनेंस वाला इनको पैसे नहीं देगा तो ये काम करेंगे कैसे? तो सबके बीच में क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। तो इस तरीके से तीन इंपॉर्टेंस है हमारी, स्पेशलाइजेशन, ग्रोथ इन साइज और फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास अगला टॉपिक है। हमारे पास तीन लेवल्स है मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। आपको इनके दूसरे जो नाम है वो भी एक बार को ध्यान रखने हैं। टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के नाम से जाना जाता है, मिडिल लेवल तो मिडिल लेवल ही है, बट लोअर लेवल के हमारे पास दो और नाम है, जैसे कि ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, बेसिकली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपकी जॉब पोजिशन को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड करता है। भाई देखो, जिसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो टॉप लेवल में होंगे, उनसे कम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले मिडिल लेवल में होंगे, और सबसे कम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग कौन से होंगे? लोअर लेवल में। हालांकि मैं तो ये कहूंगी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे इनके हाथों में होती है ना। अब यहाँ पर डेजिग्नेशंस भी देख लेते हैं कि टॉप लेवल में कौन कौन से लोग होते हैं। हमारे जितने भी सीईओ, हमारा सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये सारे हमारे जो डेजिग्नेशंस हैं ये टॉप लेवल वाले हैं। मिडिल लेवल में कौन कौन लोग आते हैं? जितने भी डिविजनल हेड्स हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो गए, ये डिपार्टमेंटल हेड भी आप कह सकते हो, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सब, और प्लांट सुपरिटेंडेंट, यानी कि जो बड़े बड़े प्लांट वाइज हमने अगर अपने फैक्ट्री को डिवाइड किया हुआ है तो हर एक प्लांट का हमने एक मैनेजर बनाया हुआ है, एक सुपरिटेंडेंट बनाया हुआ है। लोअर लेवल में आते हैं हमारे फॉरमैन, सुपरवाइजर्स और इंस्पेक्टर्स, और इनके अंडर काम करते हैं वर्कर्स। ठीक है, अब इनके फंक्शंस की मैं बात करूं तो टॉप लेवल के फंक्शंस के लिए बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेट, फॉर्मुलेट, कोऑर्डिनेट, एनालाइज वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप एक और शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे याद कर सकते हो, इफ सी वॉर, जहां पर आई है हमारे पास इंटीग्रेट, एफ है फॉर्मुलेट, सी है कोऑर्डिनेट, डब्ल्यू है वेलफेयर, ए है हमारे पास एनालाइज और आर है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल। तो जो टॉप लेवल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए? हमारे पूरे ओवरऑल बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए, प्लस उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी के ऊपर उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये इंटीग्रेट करते हैं डाइवर्स एलिमेंट्स के लिए। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होंगे उन सभी को आपस में क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तीसरा काम क्या है? कोऑर्डिनेट करेंगे। भाई अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, बट उनमें तालमेल बनाना जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे तो काम पूरा नहीं होगा। तो उन सभी को कोऑर्डिनेट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, यही बनाते हैं गोल्स और स्ट्रैटेजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इन्होंने तो नींव रखी है ना ऑर्गेनाइजेशन की, तो यही बनाएंगे वो गोल्स और स्ट्रैटेजीज जिसके ऊपर वर्क करेगा हमारा बाकी का ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से तो पॉलिसीज बनाई जाएंगी, उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजीज भी बनाई जाएंगी, और बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पता है कि लगातार चेंज होता रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या की जाती है? फॉर्मुलेट की जाती है कुछ पॉलिसीज, ताकि हम बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला सके। उसके बाद वेलफेयर, उसके बाद फॉर द वेलफेयर और एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार क्या करे? चलता रहे। उसके सर्वाइवल के लिए काम भी यही लोग करते हैं। फिर ये जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो पहुंचते हैं हमारे मिडिल लेवल के पास। तो मिडिल लेवल का काम क्या है? पी कैम। अब पी कैम कैसे? टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे पी है पॉलिसीज के लिए, कि जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई है ये उसके ऊपर आगे जाके काम करते हैं। उसके बाद सी है हमारे पास कॉर्पोरेट के लिए, ये सभी डिपार्टमेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट कर सके।
ए है हमारे पास असाइन के लिए, यहाँ पर ड्यूटीज को असाइन किया जाता है अलग अलग लोगों के बीच में। भाई इन्होंने आपको काम बता दिया है, अब ये इनके अंडर जो लोग वर्क करते हैं, ये उनको ड्यूटीज असाइन करते हैं, उनकी अथॉरिटीज देते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। उसके साथ साथ एम मोटिवेट, ये अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करता है जब भी इन्हें लगता है कि काम सही नहीं चल रहा है, हमारा जो एम्प्लॉय है वो थोड़ा लो फील कर रहा है या उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो या तो नॉन इंसेंटिव या तो नॉन मॉनेटरी या मॉनेटरी इंसेंटिव दिखाकर उनको मोटिवेट किया जाता है। उसके बाद पी है हमारे पास पर्सनल के लिए, ये इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में जितने वर्कर्स की जरूरत है, जितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, उतने एम्प्लॉयज हमारे पास यहाँ पर काम कर रहे हो। ठीक है, फिर लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, उसके क्या फंक्शन है लिखे मैंने थोड़े कम है, यहाँ पर और भी फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि योर IQ इज, जहां पर S है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए। यहाँ पर ये लोग इस बात को इंश्योर करते हैं कि जितने भी लोग हमारे यहाँ पर काम करते हैं उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड में मेंटेन रखना है। जैसे कि भाई अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर थोड़ी सी क्या कह सकते हो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तो उस एरिया को कवर करके रखना, फेंसिंग करा के रखना, प्रॉपर लाइटनिंग करा के रखना, इन सब चीजों का ये ध्यान रखते हैं। उसके बाद वर्कर्स के जो एफर्ट्स है एक्चुअली उनके ऊपर नजर रखने का काम इसी लेवल का होता है कि वर्कर हमारे क्या काम कर रहे हैं। ये इंटरेक्ट करते हैं, देखो ये लोग तो बड़े बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, एक्चुअल में जो मेहनती है हमारा, मेहनत कर रहे हैं हमारे वर्कर, उनके साथ यही इंटरेक्ट कर रहे हैं और उन लोगों से काम भी यही करवाते हैं। उसके अलावा यहीं पे क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेंटेन होगा, क्योंकि यही काम कर रहे हैं ना, तो ये इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेंटेन रहे, वेस्टेज जो हो वो मिनिमाइज रहे। कई बार क्या होता है, कुछ और पॉइंट्स भी आप सुन सकते हैं इसके साथ साथ, इन्हें कुछ ग्रीवियंसेस हैं, इनकी कोई कंप्लेंट्स हैं, तो उनकी कंप्लेंट्स को भी यही लोग हैंडल करते हैं। कोई सजेशन है तो उन सजेशन को यही लोग सुनते हैं। तो ये सारा काम किसका होता है, हमारा सुपरवाइजरी लेवल का। ठीक है, हमने पूरा चैप्टर 1 पढ़ लिया है। सिर्फ 2 ऐसे टॉपिक है जो भी फिलहाल मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं किए। एक है एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। एसेंस का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन हर जगह है, जैसे कि प्लानिंग के अंदर भी कोऑर्डिनेशन है। कैसे? ऑर्गेनाइजेशनल प्लान और डिपार्टमेंटल प्लान। ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कैसे? बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टाफिंग में भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। कैसे? स्किल्स और जॉब के बीच में, कि आपके स्किल्स के आपको काम क्या दिया गया है। डायरेक्टिंग में भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। किसके बीच में? बिटवीन द सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। कंट्रोलिंग में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए बिटवीन द स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो ये बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत रेयर ही कभी पूछा तो पूछा, इसलिए मैं डिस्कस नहीं किया। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो 5 है, वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उसके ऊपर तो मैं पूरे चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। प्लानिंग क्या है? थिंकिंग इन एडवांस। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? अरेंजमेंट, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, लोगों का ग्रुप बनाया है, उनको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? अपने ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन करना, जिसमें बहुत सारे काम करते हैं हम। डायरेक्टिंग क्या होता है? जहां पर हम कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ। कंट्रोलिंग क्या है? कि जो भी तुमने अब तक किया है, अब उसको हमें देखने की बारी आई है, करेक्टिव एक्शन लेने की बारी आई है, ताकि नेक्स्ट प्लान अच्छे से हो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1। अब आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, फिर सॉल्व करनी है इसकी केस स्टडीज। ठीक है।